जहाँ कोई आज से कुछ साल पहले जाना नहीं चाहता था, बठिंडा में अगर कोई किसी की ट्रांसफ़र हो जाती थी तो कहते थे काले पानी की सज़ा दे दी। बेसिकली ये बठिंडा जो है राजस्थान एरिया से बिलोंग करता है, मतलब एक बॉर्डर है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब के साथ टच है। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, एग्रीकल्चर बेल्ट है बेसिकली। वहाँ से मैं पैदा हुआ और वहीं मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरा करियर स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये बात है 99 की। तो मैंने मैट्रिक पास किया तो घर वालों ने कहा कि कुछ हाथ काम कर ले, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता था। तो कहते कि हाथी काम कर ले, हमें हमारे पंजाबी में कहते हैं हाथी काम कर ले तो काम आएगा ये तुम्हारे, क्योंकि स्टडी के लिए इतना पैसा अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो एक क्वेश्चनेबल था। तो मैंने क्या किया 99 में, क्योंकि क्लर्क की जॉब होती थी जो सबसे एंट्री जॉब हमें लगती थी, तो मैं टाइप सीखना शुरू कर दिया। तो मेरे कोई फ्रेंड थे, उनके घर में टाइपिस्ट का काम था, तो मैं टाइप करने जाता था। छुट्टियां थी, मैट्रिक एग्ज़ाम दे के हटा था, तो किसी ने वहाँ से कोई टाइपिस्ट से सीखना आता था, कहता आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर सीख। तो मैंने कहा ठीक है, तो ऐसे करता हूँ, कंप्यूटर सीखता हूँ। तो कहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर सीखने से कुछ नहीं होता। कंप्यूटर सीखने लग गया। हमारी स्ट्रीट में ये कोई कंप्यूटर के लिए कोचिंग देते थे, तो मैं वहाँ से कंप्यूटर सीखने लग गया। तो वहाँ से पता चला कि कल अकेला कंप्यूटर सीखने से भी कुछ नहीं होता बेटा, तो तुम्हें आगे कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम अकाउंट्स जो है ना वो फॉक्स प्रो चलती थी सर, तो टैली इतना फेमस नहीं था। तो वहाँ क्या था, लोग फिजिकल में अकाउंट्स बनाते थे, लेजर्स, कैश बुक, जर्नल्स वगैरह लिखना। तो एक मेरे टच में आए, वहाँ अकाउंट्स का काम करते थे किसी एडवोकेट के पास। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे करके, मैंने जाहिर किया कि मुझे भी अकाउंट सीखना है। तो कहता है बेटा तू 99 में मैथ के मार्क्स कितने लाए ये देख पहले, अभी अकाउंट सीखने चला है तू। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जिद की कि आप अकाउंट सिखाइए। वो कहता है ठीक है, ऐसे कर 4 लोग लेके आ अकाउंट्स के लिए, तुझे फ्री सिखाऊंगा, मेरा भी हाथ खुल जाएगा चलो अकाउंट सिखाने में। तो मैंने 4-5 दोस्त इकट्ठे किए, उनको मोटिवेट किया, भैया हाथ ही काम करना चाहिए जैसे घर वालों ने बोला था। तो ठीक है, उन्होंने मेरी बात सुनी तो हम अकाउंट सीखने लग गए। तो अकाउंट सीखने लग गए जब, तो कहते कि अकाउंट्स बेसिक तो बता रहा था कि ऐसे ऐसे करके जर्नल है, लेजर्स है, कैश बुक है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल में किसी का काम कैसे करें, किसी बिजनेसमैन का काम कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू यही थ्योरी वे कर कि आप शॉप्स में जाओ तो उनको कहो कि आप फ्री में अकाउंट्स कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ऐसे कोई मुझे अकाउंट्स क्यों देगा। तो मैंने वहाँ शॉप्स में, मेरे कज़न्स हैं, मेरे चाचा ताई की शॉप्स हैं, तो मैंने कहा कि आप फिजिकल बुक्स लिखवाते हो ना, अपना अकाउंटेंट रखो, मुझे 3 महीने के लिए सिर्फ अपना अकाउंट्स जो है ऑनलाइन चढ़वाने दो, तो मैं ऑनलाइन चढ़ा के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको उसके बाद अच्छा लगे तो 250 रुपीज़ आपने मुझे पर मंथ देना है। मैं वीकली अकाउंट्स बनाऊंगा, आप पैरेलल अकाउंट बनाऊंगा, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो नो क्वेश्चन पॉलिसी है, आप मुझे कह देना मुझे अच्छा नहीं लगता तो इट्स ओके। तो ऐसे मैंने अपना करियर शुरू किया अकाउंट से। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैंने अपना कॉलेज स्टडी भी शुरू कर दिया पैरेलल। तो डिमांड आई कि एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, 80D की रिबेट होती है, तो कहते कि आप इंश्योरेंस जो है वो करवा के दो हमें, तो कोई आपको जानता है। तो हमने क्या किया कि तब मैं माइनर था, आई वॉज 15-16 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने अपने पापा को इंसिस्ट किया कि पापा एक एजेंसी होती है, क्योंकि मैं पहले ऐसे गया जनरल इंश्योरेंस की ऑफिस ही कि सर ये इंश्योरेंस चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। तो फिर किसी ने बताया भैया इसमें कमीशन भी होता है, तो आपने कमीशन लिया? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो दे दिया, भी क्लाइंट ने मांगा था मैंने करवा के दे दिया। तो कहते बेटा आप अपने नाम पे एजेंसी ले लो। तो एजेंसी मेरे नाम पे मिलती नहीं थी, मैं 18 नहीं था क्रॉस किया। तो फादर साहब को मैंने कैसे तैसे इंसिस्ट किया कि आप इंश्योरेंस की एजेंसी लो। तो इंश्योरेंस की एजेंसी उन्होंने कहने से क्या, पढ़ ले बेटा तू क्यों चक्करों में पड़ गया, हमने तो पंगा ले लिया तेरे को हाथी काम कह के, पढ़ ले जितना पढ़ना है तू। कहता है कि फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरा भी टेस्ट लग गया, क्योंकि शेर के मुंह को खून लग जाता ना, 1-2 बार कमीशन मिल गया तो कहते हैं कि फिर है ना हो जाता है। तो उन्होंने ऐसे तैसे इंश्योरेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो मैंने ग्रेजुअली जो है जर्नल इंश्योरेंस का काम, फिर कार स्कूटर का, वहाँ से मैंने कोल्ड मार्केटिंग सीखी बेसिकली, क्योंकि हम तब थर्ड पार्टी में भी कमीशन होता था सर।
तो थर्ड पार्टी में भी कमीशन होता था, तो हमने क्या टैक्सी स्टैंड्स में जाना शुरू कर दिया, डेटा मेंटेन करना शुरू कर दिया कि आपका इंश्योरेंस कब होता है ख़त्म, ट्रांसपोर्टर के पास जाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मेरे क्लाइंट्स कनेक्शन बढ़ते गए। तो फिर साथ में किसी ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस भी एक होता है कि वो भी, उससे भी टैक्स बेनिफिट होता है। तो मैंने धीरे धीरे लाइफ इंश्योरेंस भी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया ऐसे। तो वो भी पापा के नाम से फिर मैंने इंसिस्ट किया। तो उसके बाद ग्रेजुएशन होगी, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, एमबीए किया। तो तब तक मन में ये था कि फिर भी मैंने अपने नाम पे एजेंसी नहीं ली। मुझे था कि मैं जॉब करूँगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है तो उससे होता है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ अ सेफ्टी सिक्योरिटी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि यार नहीं, गवर्नमेंट जॉब में भी बड़े पंगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में मैं देखता था या तो मैं बैंकिंग ज्वाइन करूँगा या इनकम टैक्स या कोई ईटीओ वगैरह जैसे होते हैं। तो लेकिन तब तक मुझे इतना एहसास हो गया था कि इनकी लाइफ भी बड़ी इतनी ईजी नहीं है। तो इससे अच्छा अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, हमें स्टार्टअप करना चाहिए। तो वही गलतियां जो सबने की हैं, क्योंकि वैसे इंश्योरेंस में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जब बेचते हैं तो उसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा होता है। उसमें क्या है कि लोग फ़ोन नहीं उठाते आपका, तो हम फ़ोन करते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे। फ़ोन करना सबके साथ, जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचा आई थिंक सबके साथ ऐसा हुआ होगा। तो फ़ोन उठाने बंद कर देते थे, तो बड़ा मायूस हुआ। तो कहीं ने किसी ने एक कोटे बोला कि जिसने आपकी जेब में हाथ डाला आप उसकी जेब में हाथ डाल लो, ठीक है। तो मुझे ये लाइन समझ में आ गई कि यार जो दूध वाला है उसको हम पैसे बिटवाते हैं, जो प्रेस वाला है, मतलब ऐसे किसी को भी, जो भी जिंदा है इस दुनिया में वो आपका क्लाइंट है। तो मुझे वो बात समझ में आई कि ठीक है, हम किसी को भी कुछ भी क्लाइंट बना सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करना वहाँ से सीखा मैंने, और एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज हमने वहाँ से सीखा कि 10 लोगों के पास जाओगे, 2-3 लोग आपके बात सुनेंगे और मानेंगे, मैच्योरिटी आएगी। तो प्रोस्पेक्टिंग करना वहाँ से सीखा। लेकिन एनी हाउ हमने कुछ गलतियाँ की, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी, जो भी आता था हम सेल करते थे, है ना। अच्छी बात ये रही कि मैं किसी डेवलपमेंट ऑफिसर को कहीं नहीं लेके गया, खुद ही जो भी मैंने सेल किया खुद ही सेल किया। लेकिन 2008 में मार्केट क्रैश हो गया, उससे पहले हमने यूलिप भर के बेचा था, और सबने बेचा होगा, जितने लाइफ इंश्योरेंस के यहाँ काम करते हैं तो सबने बेचा होगा। तो एकदम से लाइफ इंश्योरेंस जब हम बेचते थे, थोड़ा साथ साथ में किसी ने म्यूचुअल फंड में डिमांड की, तो 2005 में मैंने म्यूचुअल फंड भी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन 2008 में, 8 तक क्या सब कुछ स्मूथ चलता रहा। 2008 में सडनली मार्केट डाउन चली गई, और मेरा खुद का पैसा भी शेयर मार्केट में, तब मैं पहली बार स्टॉक लिया। सबके साथ ही ऐसा होता होगा, मैंने डीमेट अकाउंट खुलाया, तो उसके बाद मैं पहले यूनिटेक के स्टॉक्स लिए थे मैंने, तो एक मंथ में डबल हो गए। तो मुझे लगा यार मैंने ना एमबीए कर लिया, ऐसे कॉलर ऊंचा करके किया अपना भी, मैंने एमबीए कर लिया फाइनेंस में, तो मुझे अच्छा नॉलेज है, दुनिया ऐसी फुटती है। तो फिर उसके बाद मैंने कमोडिटी में अकाउंट खुला लिया, तो उसमें मैंने गुब्बारा लिया। फ्यूचर समझ तो नहीं थी, पढ़ा जरूर था एमबीए में, लेकिन समझ नहीं थी, तो मैंने गुब्बारा ले लिया। 7,000 इन्वेस्टर था, 70,000 बन गया। मैंने कहा यार इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है, मैं तो ऐसे ही जक मार रहा था, कभी लाइफ इंश्योरेंस ले लो, कभी ये ले लो। तो मैंने ये काम भी शुरू कर दिया। लेकिन जैसे इतनी छोटी एज में मैंने काम करना शुरू किया, 2008 में मैंने बहुत मोटा लॉस कर लिया अपना, और 2008 में इतना लॉस कर लिया और एकदम से लाइफ इंश्योरेंस का काम भी ख़त्म हो गया। और क्योंकि वहाँ मार्केट डाउन चली गई, तो लोगों के अभी जवाब देने थे, 2010 तक अभी मैच्योरिटी आनी थी। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल बन गया। लोगों, मेरे कई साथ के बंदे थे जो उन्होंने सुसाइड तक किया, मैंने जो देखे 2-3 लोगों को। तो समझ में आया इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, थोड़ा धीरे धीरे चलो। तो 2010 में मैंने क्या किया कि बॉन्ड्स मार्केट, जो गवर्नमेंट के पीएसयू बॉन्ड्स आते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आते हैं, और साथ में कैपिटल गेन बॉन्ड्स आते हैं, इनका काम दोबारा शुरू किया। फिर 2011 की बात है सर, 1 करोड़ का एयूएम था मेरा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि एनएफओ करते थे। तो 11 के बाद मुझे समझ आया कि यार अभी वो काम करना है जो क्लाइंट की फेवर में है, क्लाइंट फर्स्ट, क्लाइंट ओरिएंटेड काम करना है, ऐसा नहीं कि जिसमें हमें मार्जिन ज़्यादा है। तो 15 दिसंबर 2010 को मैंने ये डिसीजन ले लिया और मैंने ऑफिस सेटअप किया। 2011 के बाद 13 में हरीश सर से मैं मिला, क्योंकि मेरा एमफी का एयरन जो है रिन्यू होना था, तो मैंने सीपी यहाँ करने आया 2 दिन की ट्रेनिंग, तो 1 नाइट स्टे भी किया। तो सर से मुलाकात हुई, मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ
कि यार ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें नॉलेज मिलती है, हम तो कोई भी नहीं, हम तो सेलू आदमी बन रखे थे। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है, ये तो इन्फॉर्मेशन बिजनेस है, इमोशनल का बिजनेस नहीं है। बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उससे पहले 2013 में मेरे मन में आया कि नहीं, हमें इसमें ट्रेनिंग लेना है, एजुकेशन लेना है, ऐसे नहीं किसी को भी सेल कर लेना, उसकी सूटेबिलिटी चेक करनी है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करती हैं, वो सब चीज़ें हमें समझ में आई। तो 2014 में हमने एक इवेंट अटेंड किया नेटवर्क एफपी का, सर भी साथ में थे, दिल्ली गए थे हम लोग। तो उसके बाद वहाँ एक वर्चुअल प्रोग्राम था 2 दिन का, तो वहाँ से मुझे MFRT के बारे में पता चला। फिर MFRT गए हम पुणे, मैं और हरीश सर। वहाँ से कनक सर से भी मुलाकात हुई, इन्फ्लुएंसर थे। तो मुझे लगा कि यार ऐसा बंदा बहुत जो इन्फ्लुएंस कॉन्फिडेंस से बोलता है। आज भी मेरी टांगें कांप रही होंगी क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा बुलारा नहीं हूँ, लेकिन सर से मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और वहाँ से फिर मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट का काम दोबारा से शुरू करना चाहिए, लेकिन खुद की ब्रोकरिंग करनी है, लेकिन खुद का सौदा नहीं लेना अभी। तभी भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मैंने मोतीलाल ओसवाल की, वहाँ से मैंने फ्रेंचाइजी ली, तो वहाँ से लर्निंग काफ़ी मिली मुझे। वहाँ से फिर मुझे एक हितेश माली हैं, मेंटर हैं, कोच है, तो उनसे मुझे मिलने में मिला। तो तब तक ये सब चल रहा था, एनुअल फंक्शन अटेंड करता था, बीच बीच में मैं दिल्ली जाता था जब भी प्रोग्राम होता था किसी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन 19 तक जो 3 करोड़ का मेरा इजूम था जब मैंने MFRT पहली बार 2014 में शुरू किया। आज 2024 है सर, आज 75 करोड़ का इजूम मेरा, 25x की मेरी अर्निंग है। ऐसा नहीं कि मैंने इंश्योरेंस का काम छोड़ दिया सर, मेरे पास 3600 व्हीकल्स हैं अभी भी, 3600 स्कूल बसेस और ट्रक्स और ये सब व्हीकल्स हैं जिनका इंश्योरेंस हम जनरल इंश्योरेंस में करते हैं। 40 लाख की मेरी बुक है हेल्थ इंश्योरेंस की सर। और उसके अलावा सर मैं SME भी करता हूँ थोड़ा बहुत, और टर्म इंश्योरेंस भी बेचते हैं हम लोग। लेकिन मैंने उस दिन के बाद 15 दिसंबर 2010 के बाद आज तक कोई इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी नहीं बेची है। मुझे लगा कि ये चीज़ फेवरेबल नहीं है। तो इवन मैंने 2010 में भी 1065 बॉन्ड्स के एप्लीकेशन सेल किए हैं सर। बठिंडा में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन मेरी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बॉन्ड्स थी। 200-250-300 रुपये मिलता था उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा कोरियर का एक्सपेंस था। 2019 में जाकर मुझे लगा कि मुझे अभी कोचिंग की ज़रूरत है, पर्सनलाइज कोचिंग की। तो मैंने हितेश सर से मुलाकात की, तो फिर मुझे लगा कि मुझे मेंटरशिप चाहिए। तो उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ सर, 2019 में मेरा जो था ज्वाइंट होना, इमीडिएट 2020 में कोविड आ गया, तो एजुम काफ़ी स्लग किया। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ आई कि इन्वेस्टर का बिहेवियर जो है ना, वही रिटर्न बना के देता है और कुछ नहीं है। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। मुझे बोलता है कि कस्टमर की यार आपको क्या लगता है मार्केट, आपको भी पूछते होंगे मार्केट क्या लगता है, तो मैं कहता हूँ सर मुझे नहीं पता। 2 लोगों को पता है, या तो रब को या ठग को, 2 ही लोगों को पता है कि मार्केट क्या लगता है। मैं सिर्फ इनके बीच का आदमी हूँ सर। मुझे नहीं पता कि कल को मार्केट कैसे जाएगी, बट हाँ मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अगर लंबा चलना है इक्विटी मार्केट में जाइए, अगर शॉर्ट में रहना है तो फिक्स इनकम में जाइए। लंबे का मतलब 6 साल से आगे होता है और शॉर्ट का मतलब उससे नीचे है। तो अगर आपको उससे नीचे रहना है तो सिंपल फॉर्मूला है इसमें। और कहते कि कई बार आया था सर आज मार्केट बड़ा तेज बंद हुआ है, ऐसे आपको भी आता होगा, आज क्या हो गया सर मार्केट में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं कहता सर मैं टीवी नहीं देखता, और सच में मैं टीवी नहीं देखता। मेरे रूम में टीवी नहीं है, मैंने ऑफिस से टीवी रिमूव कर दिया। मैंने उसको बताया सर नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। तो मेरा वो हैरान भी होते हैं कई लोग, कहते हैं यार आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी। सर मैंने कहा कि मैं शेयर्स नहीं बेचता सर, मैं आपको ओनरशिप दिलाता हूँ, और ओनरशिप जो होती है लंबे समय के लिए होती है। तो यही मेरी स्टोरी है। उससे मैं सर 4-5 चीज़ें मैंने सीखी हैं जो हर एक ने सीखी होंगी। तो आज नवरात्रे हैं, जैसे पहला नवरात्रा है तो 8 अष्टमी मनाई जाती है 8 देवियों की। तो मुझे लगता है कि वो देवियाँ हमें जो सिखाती हैं, तो वही जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जैसे पावर टू विड्रॉल, कि कोई काम छोड़ना है फटाफट कैसे छोड़ सके, तो वो एक शक्ति है हमें जो सीखने में मिलती। फिर परखने की शक्ति कि क्या चीज़ सही है, वो क्या क्लाइंट के लिए अच्छी है, क्या बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, वो परखने की शक्ति। इवन आप क्लाइंट की नेचर को भी परख सकते हैं। जैसे कहा कि हम आज सर ने कहा था, चिराग सर ने, कि अगर लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि हौसला चाहिए, कैश चाहिए, तो उसके बाद ही उसको मतलब आप क्राइसिस में दोनों चीज़ें चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि आपके पास जो है
भी वो परखने की शक्ति, किसके पास कैश है, किसको आप समझा सकते हो बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके पास कैश नहीं है तो उसको आप अपने ओवर टू जो इम्प्लाई कर सकते हो कि आप इनसे डील कीजिए, जिनके पास कैश ज़्यादा है उसको आप डील कीजिए। तो पावर टू डिसाइड, निर्णय लेने की शक्ति आती है और सहन शक्ति भी आती है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक सिंपल स्टोरी। इन्वेस्टर था तो उसने कहा कि मैंने 10 साल के लिए पैसा लगाना है, 10 साल के बाद मैंने बेटी की शादी करनी है। लेकिन उसके क्या है कि प्रॉपर्टी का टाइम चल रहा था, तो उसने फटाफट 1 साल बाद ही पैसा निकाल दिया और मार्केट डाउन थी तब। तो उसने बड़ा कहा कि सर आपने लॉस करवा दिया, वो कर दिया। तो तब हालांकि मेरा वो रॉन्ग, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था, उसके गोल्स क्लियर थे, मेरे पास रिटर्न में था, फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं सर, आपको अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, इट्स ओके। आज भी वो मेरा क्लाइंट है। तो उसको बाद में समझाया मैंने, उसने विड्रॉल कर दिया। उसके विड्रॉल करने के बाद वो प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी भी लॉस में चली गई। और फिर उसके बाद उसने गोल्ड लिया, गोल्ड लॉस में चला गया। कोविड के टाइम क्या है कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा था, यूट्यूब में आ रहा था 70,000 हो जाएगा, उसमें 70,000। तो उसको लगा कि यार मैंने ये गलत डिसीजन लिया। उसका 30% मैंने रोक लिया था, 70% उसको जाने दिया, लेकिन उसको लगा कि ये 30% जो है ज़्यादा ग्रो कर गया, वो 3x हो गया। तो उसको लगा कि ये गलती थी मेरी, और मैंने इतनी गलती होते हुए भी इन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा और मैंने इनको डांट ऐसे मतलब रॉन्गली बिहेव किया। तो ये सब चीज़ें होती है। और दूसरी एक बात है, आप छोटे लोगों को भी हेल्प कीजिए। जैसे एक मेरा ना क्लाइंट था, 2005 की बात है, वो इंश्योरेंस करवाने आया था सर। तो वो मतलब मेरे पास एक लड़का लगा होता था ऐसे असिस्टेंट के तौर पे। तो उसका वो चाचा था, वो कहता कि सर इसका इंश्योरेंस करना है, पर उसका इंश्योरेंस हो नहीं सकता था क्योंकि उसको स्टोन थी, 28 स्टोन्स थी सर उसको, और शुगर भी थी उसको। तो मैंने कहा सर आपका लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तब तो मैं लाइफ इंश्योरेंस सेल करता था। मैंने कहा सर हो नहीं सकता आपका, हेल्थ भी नहीं हो सकता, तो आप अच्छा है कि SIP शुरू कर लो। तो तब मैंने उसे SIP दी 1000 रुपीज़ की, जो कि बाद में 3000 होगी। अभी रिसेंट उसकी डेथ हुई है, संडे वाले दिन उसका भोग था। तो तब तक उसका जो पोर्टफोलियो है सर 28 लाख हो चुका था, और वो रेडी लगाता है सर, सबसे बड़ी बात। और कोविड के टाइम में जब उसका भटूरे की रेडी लगाता, आज भी उसका बेटा रेडी लगा रहा था, उसको पता नहीं था। 28 लाख का पोर्टफोलियो होना, और उसकी टांग एक शुगर की वजह से ना टांग चली गई एक, और उसको हमने आयुष्मान स्कीम आई तो आयुष्मान कार्ड बनवा के दिया फ्री में। जब ये जनधन के बाद अकाउंट आए तो जनधन का अकाउंट भी खुला के दिया। उसके बाद श्रम कार्ड बनवा के दिया उसका। उसके बाद उसका जैसे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है जो आजकल 20 रुपये में मिल जाता है, वो खुलवाया। उसको गाइड किया कि 400 में आपका सर लाइफ रिस्क कवर मिलता है, वो ले लो। तो धीरे धीरे करके उसको वो चीज़ों का भी, अभी उसका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी मिला 2 लाख का, पर्सनल एक्सीडेंटल का 2 लाख का मिला, इलाज के लिए खर्चा भी मिल गया। तो ऐसे हम छोटे लोगों की हेल्प करते हैं तो वो दुआएं देते हैं हमें। थैंक यू।